हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऐसे स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा नज़दीक आ चुके हैं, तो एक बार फिर मैं आज आपके लिए यहाँ पर यूपी बोर्ड 12th क्लास हिंदी का एक मॉडल पेपर लेकर आया हूँ, जिसे हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। दोस्तों, इसकी सहायता से आपको ये पता चलेगा कि हिंदी के एग्ज़ाम में किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, जिससे कि आप अपनी तैयारी को और भी अधिक बेहतर बना सकते हैं। तो आइए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, ये जो सामान्य हिंदी का जो पेपर होता है वो 100 नंबर का होता है और 3 घंटे 15 मिनट के लिए इसका समय होता है। ये 2 खंडों में विभाजित होता है, खंड का होता है और एक खंड खा होता है। तो सबसे पहले खंड का देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो दोस्तों प्रश्न होते हैं वो बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं। सबसे पहले आपको बहुविकल्पीय प्रश्न मिलेंगे। ये 10 प्रश्न जो है बहुविकल्पीय होते हैं। इसमें से 5 प्रश्न गद्यखंड से पूछे जाते हैं और 5 प्रश्न जो है काव्यखंड से पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले इसके जो 5 प्रश्न हैं वो गद्यखंड से पूछे गए हैं, इन्हें यहाँ पर देख लेते हैं। यानी प्रश्न पहला है दोस्तों और उसका नंबर है का। तो का है, निम्नलिखित में से हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना नहीं है। आपके ऑप्शन विचार और वितर्क है, बिल्लेश्वर बकरिया, साहित्य का मर्म, हिंदी साहित्य की भूमिका। तो दोस्तों, इसमें जो ये पूछा है हजारी प्रसाद जी की रचना नहीं है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, बिल्लेश्वर बकरिया जो है दोस्तों वो हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना नहीं है। ये सूर्यकांत त्रिपाठी का एक उपन्यास है। तो ऑप्शन सेकंड इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, बाबू गुलाब राय की आत्मकथा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा मेरी असफलताएं। ऑप्शन थर्ड इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, अजात शत्रु रचना की विधा है। तो दोस्तों, अजात शत्रु की इसमें विधा पूछी गई है। अगर अजात शत्रु किसने लिखा है ये पूछ ले तो जयशंकर प्रसाद ने लिखा है और ये क्या है, उनका एक नाटक है। ऑप्शन थर्ड इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, कर्मभूमि किस विधा की रचना है। तो कर्मभूमि दोस्तों किसने लिखा है, ये मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा लिखित है और ये क्या है, ये एक उपन्यास है। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बहादुर कहानी के लेखक हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन फोर, अमरकांत। तो ये दोस्तों 5 प्रश्न जो है आपके गद्यखंड से यहाँ पर हो चुके हैं। अब 5 जो बहुविकल्पीय प्रश्न है वो आपके काव्यखंड से पूछे जाते हैं। तो प्रश्न 2 है, उसका का नंबर है, रामधारी सिंह दिनकर प्रमुख कवि हैं। यानी किस युग के कवि हैं, किस काव्यधारा के कवि हैं, यहाँ पर ये पूछा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो आपका हो जाएगा प्रगतिवादी काव्यधारा। ऑप्शन सेकंड इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, तार सप्तक के कवि हैं। तो तार सप्तक के दोस्तों जो कवि हैं वो आपके थे अज्ञे जी, यानी सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन अज्ञे। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, आंसू रचना है, यानी ये किसकी रचना है ये पूछा गया है दोस्तों। तो आंसू जो है दोस्तों ये एक गीतात्मक काव्य है और ये किसकी रचना है, जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। ऑप्शन थर्ड इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, ये कथन किसका है। तो ये दोस्तों कथन दिया था डॉक्टर नागेंद्र का। ऑप्शन फोर इज राइट आंसर हो जाएगा। और बहुविकल्पीय का अंतिम प्रश्न है, यानी ये 10 नंबर में प्रश्न है। ये साकेत महाकाव्य के रचयिता हैं। तो दोस्तों साकेत जो है वो किसने लिखा है, वो मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है। ऑप्शन फोर इज राइट आंसर हो जाएगा। यानी इस तरह से ये 10 प्रश्न जो है दोस्तों आपके बहुविकल्पीय हो चुके हैं। अब आगे देखते हैं किस तरह के इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी यहाँ पर एक गद्यांश दे रखा है और ये दोस्तों आपके गद्यखंड से दे रखा है। जो भी आपने वहाँ पर जो भी पार्ट होंगे उसके जो लेखक हैं वहाँ आपने पढ़े होंगे, उस पर आधारित यहाँ पर 5 प्रश्न दे रखे होते हैं। यहाँ आप इस पर आधारित 5 प्रश्न यहाँ पर देख सकते हैं और प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित होते हैं, यानी कि टोटल नंबर जो है 10 हो जाते हैं। तो सबसे पहले इस गद्यांश को देख लीजिए आप और फिर इस पर आधारित जो प्रश्न है उन्हें पढ़ लेते हैं। पहला प्रश्न है, गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए दोस्तों ये पाठ यानी किस पाठ से ये गद्यांश लिया गया है और इसके लेखक कौन है। तो जब आप इसे देखेंगे दोस्तों, ये आविष्कार वर्ड बहुत ज़्यादा इसमें आया है। तो ये जो है आपका ये हो जाएगा भाषा और आधुनिकता नामक पाठ से लिया गया है और इसके जो लेखक हैं वो है प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी।
तो पहले का आंसर इस तरह से लिख सकते हैं, यानी पाठ का नाम भाषा और आधुनिकता, और लेखक जो हो जाएंगे इसके वो हो जाएंगे प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। और इसके बाद खा नंबर है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, यानी जहाँ पर ये रेखाएं खींची गई हैं उसकी व्याख्या करना होता है। और बाकी गा नंबर है निरंतर आविष्कार किसके कारण होता रहता है, ये आपको इसमें से छाट के दोस्तों इसका आंसर लिखना है। कोई शब्द प्रायः अन्य देशों में बिना परिवर्तन के ही क्यों प्रयुक्त किया जाता है, किसी चीज़ को समझने में कब दिक्कत होगी। तो इस तरह से 5 प्रश्न दोस्तों इस पर डिपेंड होते हैं, आपको इसमें से लिखना होते हैं। तो इस तरह से आप इसे कर सकते हैं। इसके अथवा में भी होता है, इसके अथवा वाला देख लेते हैं। अगर आपसे ये नहीं हो पा रहा है तो इसका अथवा वाला भी आप कर सकते हैं। अथवा वाला पैराग्राफ देख लेते हैं। ईर्ष्या द्वेष से प्रेरित निंदा भी होती है, लेकिन इसमें वे मज़ा नहीं है, यानी एक पैराग्राफ एक गद्यांश और दे रखा है अथवा में, और उस पर भी आधारित 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। उन्हें देख लेते हैं। उस पर आधारित 5 प्रश्न यहाँ पर हैं। गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए, यानी सेम उसी तरह के ही प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी जो कि इस गद्यांश पर आधारित होते हैं, इस पर से छाट कर लिखना होता है। लेकिन ये प्रश्न आपको देखना पड़ता है कि किस पाठ से है, इसके लेखक कौन है। तो जब इसे पढ़ेंगे ईर्ष्या द्वेष दोस्तों, ये निंदा वर्ड इसमें बहुत ज़्यादा आए हैं, निंदक आया है, तो ये जो है निंदा रस नामक निबंध से लिया गया है दोस्तों, यानी पाठ से लिया गया है। और इसके जो लेखक हैं वो हैं आपके हरिशंकर परसाई। तो इसका लिख सकते हैं पाठ का नाम निंदा रस और लेखक का नाम जो है हरिशंकर परसाई है। और इसी तरह से खा नंबर रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। उसी तरह से 5 प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं। अब आगे आ जाते हैं 4 नंबर प्रश्न पर आ जाते हैं। दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी अभी जो वो था दोस्तों वो गद्य खंड से गद्यांश पूछा गया था, अब आपके काव्य खंड पे आ गए हैं। यहाँ पर एक पद्यांश दे रखा है, उस पर आधारित 5 प्रश्न आपको दे रखे हैं, उनके आंसर आपको देने होंगे। और वो पाँचों प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित होते हैं प्रत्येक के लिए। इस तरह से 10 अंक का ये भी पूछा जाता है। तो सबसे पहले आप इस पैराग्राफ को पढ़ेंगे, पद्यांश को पढ़ेंगे। पंत होने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला, यानी आपको ये पता होना चाहिए ये किससे लिया गया है और इसके जो है कवि कौन है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। यहाँ पर देख लेते हैं इसके प्रश्न। पद्यांश के पाठ और कवित्री का नाम लिखिए। तो ये जो पद्यांश है दोस्तों ये आपका हो जाएगा, इसका जो पाठ पूछा है तो ये हो जाएगा आपका गीत सेकंड, यानी गीत 2 नामक पाठ से है ये। और ये इसकी जो लेखिका इसकी कवित्री हैं दोस्तों वो है आपकी महादेवी वर्मा। और इसका यानी कि इस काव्य का नाम क्या है, गीत सेकंड है, यानी गीत 2। तो इस तरह से आप इसमें लिख सकते हैं कि पद्यांश के पाठ, तो पाठ हो जाएगा आपका गीत 2 और कवित्री का नाम हो जाएगा महादेवी वर्मा। इसी तरह से रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, तो आप जिसमें ये रेखाएं खींची हैं उसकी व्याख्या कर सकते हैं। और भी इस पर गा नंबर प्रश्न, घा और उआ, इस तरह से ये 5 प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं। आपको इनमें से छाट के इसे करना होता है। इसके अथवा में भी एक पैराग्राफ दे रखा है, उसे देख लेते हैं। अगर आपसे ये नहीं हो रहा तो आप इसके अथवा वाला भी कर सकते हैं। अथवा वाला देख लेते हैं। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही। ये ज़्यादा दोस्तों बहुत ज़्यादातर आता है ये, और इस पर भी 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पहला प्रश्न देख लेते हैं इसमें। पद्यांश के पाठ और कवि का नाम बताइए। तो पाठ का नाम तो दोस्तों इसका हो जाएगा गीत, यानी, और इसके जो कवि हो जाएंगे वो हो जाएंगे आपके जयशंकर प्रसाद। यानी ये किससे लिया गया है, ये गीत नामक एक काव्य से लिया गया है, यानी कि लहर नामक एक काव्य है जयशंकर प्रसाद का, उससे ये संकलित किया गया है इसमें यहाँ से। यानी कि इसका पाठ का नाम हो जाएगा आपका गीत और इसके कवि हो जाएंगे जयशंकर प्रसाद। और इस तरह से खा नंबर रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। फिर इसकी तरह गा नंबर, यानी इस पर भी 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं घा नंबर और उआ नंबर देख सकते हैं। इसके बाद 5वें प्रश्न पर आ जाते हैं। 5वां प्रश्न है, पांचवें प्रश्न का नंबर है। निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। और ये आपका 5 नंबर का पूछा जाता है, यानी साहित्यिक परिचय 3 नंबर का होता है, और उसकी रचनाएं अगर आप लिखते हैं तो 2 नंबर उसके लिए मिलते हैं, यानी टोटल 5 नंबर। और इसकी अधिकतम सीमा 80 शब्द में होनी चाहिए।
यानी एक लेखक का पूछ रहा है और ये आपके गद्य खंड से दोस्तों दिए जाते हैं, यानी कि गद्य खंड से। तो वासुदेव शरण अग्रवाल, हरिशंकर परसाई, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, इन तीनों में से आप किसी एक का जीवन साहित्यिक परिचय और उनकी रचनाएं लिख सकते हैं। और खा नंबर में क्या है, निम्नलिखित में से एक कवि, यानी कि ये काव्य खंड में से पूछा जाता है, का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों पर प्रकाश डालिए। मैथिली शरण गुप्त, रामधारी सिंह दिनकर, सुमित्रा नंदन पंत। आप इसमें से इन तीनों में से एक का साहित्यिक परिचय और उनकी कृतियां लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 6 देख लेते हैं। बहादुर अथवा लाठी कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिख लिए। अधिकतम सीमा 80 शब्द होता है और 5 नंबर का ये पूछा जाता है। इसके अथवा में भी दे रखा होता है। ध्रुव यात्रा अथवा पंचलाइट कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। यानी कि 6 नंबर में आप बहादुर अथवा लाठी कहानी का सारांश लिख सकते हैं, या अथवा में ध्रुव यात्रा या पंचलाइट कहानी का उद्देश्य पर प्रकाश डाल सकते हैं। इसके लिए 5 अंक निर्धारित किए गए हैं। अगला है प्रश्न 7वां नंबर है, स्वपठित खंडकाव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द होती है और ये 5 अंक इसके लिए निर्धारित किए गए हैं। यानी आपका जो स्वपठित खंडकाव्य है उसका ही आपको करना है। यदि आपके पास मुक्ति यज्ञ है तो उसके नायक का चरित्र चित्रण कीजिए, या अथवा में मुक्ति यज्ञ खंडकाव्य के आधार पर उद्देश्य की कथा वस्तु लिखिए। इन दोनों में से आपको एक कर सकते हैं। अगर आपके पास सत्य की जीत है तो सत्य की जीत खंडकाव्य के आधार पर चीरहरण प्रसंग का वर्णन कीजिए। अगर आपको ये नहीं आता दोस्तों, इसका अथवा में भी मिलेगा आपको, सत्य की जीत खंडकाव्य के आधार पर द्रौपदी का चरित्रांकन कीजिए। यानी जो भी आपका स्वपठित खंडकाव्य है उसका ही आंसर देना है और एक का आंसर देना है उसमें। तो इस तरह से आपको 5 अंक यहाँ पर निर्धारित किए गए हैं आपके स्वपठित खंडकाव्य के आधार पर। 8वां प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं रश्मि रथी, अलोक व्रत, यानी जो भी आपका स्वपठित खंडकाव्य है इसमें से एक करना होता है। आगे देख लेते हैं। यहाँ से दोस्तों खंड खा शुरू हो जाता है और यहाँ से आपका संस्कृत भाषा शुरू हो जाती है। इसे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 8 का है, दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। यानी यहाँ पर एक अथवा में भी दे रखा है दोस्तों, इन दोनों में से आपको एक करना होता है और इसका संदर्भ के साथ इसका जो है हिंदी में अनुवाद करना होता है। तो संदर्भ लिखने के लिए आपको पाठ का नाम ज़रूर पता होना चाहिए दोस्तों। तो ये बौद्ध युगे इमे सिद्धांता, तो ये दोस्तों किस पाठ से है, तो ये आपका हो जाएगा पंचशील सिद्धांता नामक पाठ से है ये। इसके संदर्भ में आपको इसका पाठ का नाम ज़रूर लिखना होता है। तो ये पंचशील सिद्धांता नामक पाठ से है। और इसका जो अथवा वाला है दोस्तों, हिंदी संस्कृत असम समान अधिकारा आसीत, ये जो है ये आपका महामना मालवीय नामक पाठ से है। तो आप इन दोनों में से किसी भी एक का संदर्भ लिखकर उसका हिंदी अनुवाद कर सकते हैं। अगला देख लेते हैं। खा नंबर पे आ जाते हैं। ये संस्कृत के पद्यांश आ जाते हैं, श्लोक आ जाते हैं। यानी ये गद्यांश थे अभी, और खा नंबर पे पद्यांश आ जाते हैं। तो दिए गए पद्यांशों में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। 2 पद्यांश दे रखे हैं, 2 यहाँ पर आपको उसमें किसी एक को करना होता है और संदर्भ सहित इसका हिंदी में अनुवाद करना होता है। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको ये किससे लिए गए हैं, यानी इसका पाठ का या इसकी जो कविता है उसमें उसका क्या नाम है, ये आपको ज़रूर पता होना चाहिए। तो परोक्ष कारी हंतारा प्रत्यक्ष, ये जो श्लोक है दोस्तों, ये जो पद्यांश है ये आपका सुभाषित रत्नानी से लिया गया है। सुभाषित रत्नानी नामक पाठ से लिया गया है। तो ये हो जाएगा। और इसका जो अथवा वाला है जो दोस्तों बिरला स्थूलस्तारा, ये जो है ये आपका हो जाएगा भौजस्योदारियम पाठ से लिया गया है। तो इसका संदर्भ लिखने में जो ये पाठ के नाम होते हैं ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अगला आ जाते हैं प्रश्न नंबर 9 पर आ जाते हैं। निम्नलिखित मुहावरों और लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखकर अपने वाक्य में प्रयोग कीजिए। यहाँ पर आपको मुहावरे और लोकोक्तियाँ दे रखी हैं, 3 दे रखी हैं, जिसमें से आपको सिर्फ एक का अर्थ लिखकर और उसका वाक्य में प्रयोग करना होता है। तो ये दोस्तों बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है, क्योंकि 3 में दे के एक पूछता है। दाल लगलना, कान पर जूना रेंगना,
तो आप पर्दा डालना किसी भी एक को कर सकते हैं, इसका अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित गद्यांशों अथवा पद्यांशों में से किसी एक पर आधारित प्रश्नों के उत्तर सही उत्तर विकल्प चुनकर दीजिए। दोस्तों ये एक अपठित जो होता है, अपठित गद्यांश या पद्यांश मिलेगा आपको यहाँ पर, उस पर आधारित 3 प्रश्न यहाँ पर पूछे जाते हैं। ये अपठित होता है, ये आपकी ना तो गद्य खंड में किसी किताब में होगा, ना काव्य की किसी किताब में होगा, ये अपठित होता है, यानी आपने इसे पढ़ा नहीं होता है, और इस पर आधारित 3 प्रश्न यहाँ पर पूछे जाते हैं। और 3 प्रश्नों के लिए यहाँ आप देख सकते हैं, पहले प्रश्न के लिए 1, फिर दूसरे प्रश्न के लिए 2 और तीसरे प्रश्न के लिए 2 अंक, यानी इस तरह से 5 अंक में ये पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर ये पैराग्राफ आप इसे देख सकते हैं और इस पर आधारित प्रश्न यहाँ पर देख सकते हैं। प्रवृत्ति निवृत्ति के चक्र में फंसा मनुष्य क्यों थक जाता है? तो इसमें से आपको इसका आंसर लिखना है। प्रेम और ईर्ष्या की वासनाओं में पड़कर मनुष्य की स्थिति कैसी हो जाती है? तो ये भी देखना है। इसमें रेखांकित अज का आशय लिखिए, तो इसमें से आप इसे लिख सकते हैं। ये भी बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है, 5 नंबर आप इसे आसानी के साथ प्राप्त कर सकते हैं। अब प्रश्न नंबर 11 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 11वां का देख लेते हैं। यहाँ पर निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। तो यहाँ पर पहला का पहला है प्रथा और एक है प्रथा, यानी इसका अर्थ लिखना है यहाँ पर। इसका प्रथा का अर्थ क्या होता है और इस प्रथा का अर्थ क्या होता है? तो दोस्तों प्रथा जो होती है वो होते हैं आपके रीति रिवाज, और ये प्रथा जो होती है दोस्तों ये होती है आपकी कुंती। तो इस तरह से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन द, रीति रिवाज और कुंती। अगला प्रश्न है जघन और जघन्य का अर्थ लिखना है आपको। तो जघन जो होता है वो आपका होता है अपराध, और एक जघन्य जो होता है दोस्तों वो होती है आपकी जांच हो जाती है ना। इसका दोस्तों एक जघन्य का जो अर्थ होता है वो होता है आपका जांच, इसका जांच हो जाएगा। और दूसरा जघन्य जो होता है वो अपराध होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आ, जांच और अपराध। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए। यानी यहाँ पर 4 शब्द आपको दे रखे हैं, उनमें से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखना है, यानी एक तरह से समानार्थी लिखना है, पर्यायवाची लिखना है यहाँ पर। तो यहाँ पर देख लेते हैं। वर्ण जो है दोस्तों ये वर्ण, इसका आप रंग लिख सकते हैं, इसका आप अक्षर भी लिख सकते हैं, जाति लिख सकते हैं इसका। इसी तरह से आप ये गिरा है तो गिरा को दोस्तों आप इसका बाड़ी लिख सकते हैं। दूसरा इसका दोस्तों सरस्वती भी लिख सकते हैं आप। इसी तरह से पयोधर जो होता है वो आपका पर्वत हो जाता है, तो आप इसका पर्वत लिख सकते हैं अर्थ। बादल हो सकता है इसका। इसी तरह से नाग जो है दोस्तों इसे नासिका लिख सकते हैं, इसका अर्थ एक शब्द बन सकता है नासिका, और स्वर्ग भी बन जाता है दोस्तों इसका, और अंतरिक्ष भी बन जाता है। तो इस तरह से आपको सबके नहीं लिखना है, किसी एक के लिखना होते हैं, जिसका भी आपको अच्छे से मालूम हो आप उसका लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक सही शब्द का चयन करके लिखिए। तो आशा से अधिक जो होता है तो वो क्या हो जाता है दोस्तों? आशातीत हो जाता है। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है जंगल की अग्नि, जो जंगल में अग्नि लग जाती है दोस्तों उसे बोलते हैं दावांगनी। ऑप्शन आ इज राइट आंसर। अगला प्रश्न क्या है? घ नंबर है निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। यहाँ पर 4 आपको एग्जाम में मिलेंगे, पेपर में मिलेंगे, उनमें से आपको 2 को शुद्ध करके लिखना होता है। ये भी बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है। मुझे 3 रुपया चाहिए तो 3 रुपये चाहिए दोस्तों, ऐसे आप ये बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है, आप इन्हें आसानी के साथ 2 को शुद्ध करके लिख सकते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 12 नंबर प्रश्न है और उसका का प्रश्न है श्रृंगार रस अथवा वीर रस का लक्षण सहित एक उदाहरण दीजिए। यानी श्रृंगार और वीर रस में से किसी एक की परिभाषा लिखना है और उसका उदाहरण लिखना है। इसके 2 अंक इसके लिए निर्धारित किए गए हैं दोस्तों। अगला प्रश्न ख नंबर है उपमा अलंकार अथवा संधि अलंकार की परिभाषा देते हुए एक उदाहरण लिखिए। तो उपमा या संधि में से किसी एक की परिभाषा देना है दोस्तों और उसका एक एग्जाम्पल लिखना है। 2 नंबर इसके लिए भी निर्धारित किए गए हैं। ग नंबर है
चौपाई अथवा कुंडलिया छंद का लक्षण और एक उदाहरण दीजिए। इसके लिए भी 2 अंक यहाँ पर निर्धारित किए गए हैं। ये आप अपनी पाठ्य पुस्तक में से याद कर सकते हैं और आसानी से उसे लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है 13वां नंबर प्रश्न है, किसी विद्यालय के प्रधानाचार्य को सहायक अध्यापक की भर्ती हेतु एक पत्र लिखिए। यह अथवा में पूछ लिया जाता है। इसके परीक्षा के समय बिजली कटौती न करने हेतु जिलाधिकारी को पत्र लिखिए। यानी आपको पत्र लिखना है एक, और उसका आपके पास अथवा में भी होता है। यानी कि इन दोनों में से किसी एक पर आप पत्र लिख सकते हैं, जो भी आपको आसान लगे। और अंतिम प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। यानी अपने शब्दों में यह निबंध लिखना है। इसके लिए आपको 9 अंक निर्धारित किए गए हैं और लेटर के लिए आपके लिए दोस्तों 6 अंक निर्धारित किए गए हैं। तो यहाँ पर जो निबंध दे रखा है, इसमें से आपको किसी एक पर करना होता है। महंगाई की समस्या का कारण और निवारण, नवीन शिक्षा पद्धति, विज्ञान वरदान या अभिशाप, मेरा प्रिय लेखक, वर्तमान युग में योग का महत्व। इनमें से किसी पर भी आप निबंध लिख सकते हैं। जिस पर भी आपके पास ज़्यादा वर्ड हो वही उस पर ही लिखने की कोशिश कीजिएगा। तो दोस्तों इस तरह से हमने यहाँ पर पूरा मॉडल पेपर यहाँ पर देख लिया है कि किस तरह से प्रश्न एग्ज़ाम में हिंदी के पूछे जाते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।